हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, तो हम इसे प्रोसीड करते हैं और इस चैप्टर का हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझ भी लेंगे। आवर सराउंडिंग environment is known as physical वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने अगल बगल जो इस वक्त दुनिया नजर आ रही है, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसी को क्या कहा जाता है, फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। आप अपने कमरे से बाहर निकलिए और अपनी आंखों से आप जो भी देख पा रहे हैं, आपको अगल बगल प्लांट्स, एनिमल्स या अलग अलग तरह की जो भी चीजें नजर आ रही हैं, उसी को कंबाइंड फॉर्म में हम इन्वायरमेंट कहते हैं, और फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। तो अगर आप फिजिकल वर्ल्ड को समझना चाहें तो सिंपली कह सकते हैं हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जो भी हम एक कंबाइंड सिस्टम देख पा रहे हैं अपने अगल बगल, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है, हमारे अगल बगल की दुनिया। आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड को समझ सकते हैं तो अगला पॉइंट हमारे लिए फिर तैयार रहेगा, वो है आपका फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना क्या होता है, तो जरा इसका भी डेफिनेशन हम देखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल फिनोमिना, इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी इवेंट occurring in physical world is known as physical फिनोमिना। यानी कि आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी जो इवेंट हो रहा होगा, कोई भी इवेंट जो यहाँ पर अकर हो रहा होगा, उसी अकर होने वाले इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल फिनोमिना कहते हैं। तो आपके सराउंडिंग में जो इस वक्त आपको फिजिकल वर्ल्ड नजर आ रहा है, उस फिजिकल वर्ल्ड में आप किसी भी इवेंट को अगर होते हुए देखते हैं तो उस दिखने वाले इवेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल फिनोमिना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से बाहर देखते हैं और रोड पर एक आदमी दौड़ते हुए जा रहा है, तो उस आदमी का दौड़ना एक इवेंट है जो कि नेचर में अकर हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में अकर हो रहा है। तो हम कहेंगे उस पर्सन का रन करना एक फिजिकल फिनोमिना है। आप अपने सराउंडिंग में किसी भी टाइप के, किसी भी तरह के आप इवेंट को अकर होते हुए देख ले तो आप तुरंत कह सकते हैं कि वो एक फिजिकल फिनोमिना है। आप सुबह उठते हैं, सनराइज होते हुए देखते हैं, शाम को आप सनसेट देख रहे हैं, किसी आदमी को भागते हुए देख रहे हैं, बारिश की बूंदों को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं, इन सभी चीजों को, इन सभी इवेंट्स को हम फिजिकल फिनोमिना कह सकते हैं, क्योंकि ये सब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर होने वाले एक इवेंट है। तो आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी जो एक नेचुरल इवेंट होता है, उस नेचुरल इवेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल फिनोमिना कहते हैं। फिजिकल फिनोमिना आपके इस नेचर में होने वाले हर एक इवेंट को कहा जाता है। हम यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, रनिंग ऑफ मैन, फॉलिंग ऑफ रेन, ईटीसी। और भी है, आप अपने अगल बगल जो भी देख पा रहे हो, दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, ये भी एक फिजिकल फिनोमिना है।
क्योंकि बात करते वक्त भी आप नेचर के ही किसी एक इवेंट को देख रहे होंगे। तो इनफैक्ट 2 बातें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं हमारे आसपास जो भी यहाँ पर नेचर प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, जो भी आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड है। उस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी अगर इवेंट अकर होता है तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, या उस अकरिंग इवेंट को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल फिनोमिना नाम देते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि फिजिकल फिनोमिना क्या है, तो आप कह दीजिए हमारे अगल बगल अकर होने वाला कोई भी इवेंट, कोई भी घटना आप फिजिकल फिनोमिना के तौर पर रेफर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो एक फिजिकल फिनोमिना है। अगर हम फिजिकल फिनोमिना को समझ सकते हैं तो उसके बाद अगली बात हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, तो जरा इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एनी क्वांटिटी which is related to any physical phenomena, and should be measurable or known as physical क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, एनी क्वांटिटी, दुनिया की वो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम रिलेट कर सके किसी एक फिजिकल फिनोमिना से, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम उसको क्या कर सके, मेजर भी कर सके। एनी क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू एनी फिजिकल फिनोमिना एंड शुड बी मेजरेबल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। हम उनको क्या कहा करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वांटिटी को देखते हैं और आप ये पाते हैं कि वो एक फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड हो पा रही है, फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड होने के साथ साथ उसे मेजर भी किया जा सकता है, तो हम कहेंगे वो दी गई क्वांटिटी क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस बात को कैसे समझा जाए, डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन हमें समझ में भी आना चाहिए कि इस डेफिनेशन का रियल मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन के रन करने वाले एग्जांपल को ले सकते हैं। रनिंग ऑफ पर्सन, कोई एक पर्सन है जो लगातार रन कर रहा है। तो पर्सन का रन करना क्या है, एक फिजिकल फिनोमिना है। हम इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। फिजिकल फिनोमिना, P stand for physical and another P stand for phenomena। तो रनिंग ऑफ पर्सन एक फिजिकल फिनोमिना रहा। इस फिजिकल फिनोमिना के साथ क्या हम किन्हीं क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं क्या इसके साथ कोई आपको क्वांटिटीज नजर आएंगी? तो जरा सोच कर देखते हैं, जब कोई आदमी दौड़ता है तो हम किन क्वांटिटीज की बात कर सकते हैं? तो जवाब है, जब भी एक पर्सन रन करना शुरू करेगा तो रनिंग के साथ जो सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटी आपको नजर आएगी वो है डिस्टेंस। पक्की बात है, अगर कोई पर्सन रन कर रहा है तो टाइम के साथ डिस्टेंस तो जरूर कवर करेगा। वो अभी यहाँ है तो दौड़ने के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर कुछ ना कुछ दूरी को तय कर वो कुछ और जगह पर पहुंच जाएगा, यानी कि वो डिस्टेंस कवर करने वाला है, ये 100% श्योर है। तो रनिंग ऑफ पर्सन आपके डिस्टेंस वाले फिजिकल क्वांटिटी को लेकर आता है, क्वांटिटी को लेकर आता है। और हम किसी क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, बिल्कुल हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो डिस्टेंस का ही एक यूनिक फॉर्म है, हम बाद में डिस्कस करेंगे।
काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये मानिए कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक तरह ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा उनमें डिफरेंस होता है। क्या रनिंग के साथ और कोई क्वांटिटी आपको याद आ रही है तो वेलोसिटी या स्पीड आप ला सकते हैं, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अलावा और कोई क्वांटिटी आपको याद आ रही है? फैटीग यानी कि थकान। तो हमने एक फिजिकल फिनोमिना के बारे में सोचा है, रनिंग ऑफ पर्सन एज एग्जांपल के तौर पर लिया है, और जब एक पर्सन रन करता है तो उसके साथ हम इन क्वांटिटीज को जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है तो डिस्टेंस जरूर कवर कर रहा होगा, डिस्प्लेस जरूर हो रहा होगा। दौड़ने के लिए हम सभी जानते हैं टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का चेंज होता है तो उसके पास स्पीड और वेलोसिटी आती है। वो एक्सेलरेट भी हो सकता है, डी एक्सेलरेट भी हो सकता है, ये भी क्वांटिटी वहां आ सकती है। और पक्की बात है वो पर्सन दौड़ रहा है तो फैटीग यानी कि उसको थकान भी लगने वाली है। अब इस फिजिकल फिनोमिना रनिंग ऑफ पर्सन के साथ हमने 5 क्वांटिटीज को रिलेट कर रखा हुआ है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ उसी क्वांटिटी को कहा जा सकेगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में सोचें, क्या हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या पैरामीटर्स यूज करने हैं? मीटर हम यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, इन सब को हम यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के ऊपर हमने राइट का टिक लगाया, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा है डिस्टेंस का ही एक फॉर्म है, तो पक्की बात है अगर डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी मेजर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, हम मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हार में वेलोसिटी को मेजर करते आए हैं 9th 10th में। एक्सेलरेशन वो भी मेजरेबल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फैटीग, तो हम फैटीग को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थकान को नापने के लिए साइंस में कोई भी एक परफेक्ट यूनिट नहीं है। हम थकान को सिर्फ 2 ही लहजे में बता सकते हैं, हम बहुत थक गए हैं, आज थकान कम लगी है, लेकिन हम कभी भी परफेक्टली नहीं बता सकते हैं कि हमें थकान कितनी लगी है। हम 1 किलो थके हैं, या फिर 2 किलोमीटर की हमें थकान लगी है, या फिर 5 ग्राम की थकान लगी है, इस बात को बता पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि फिजिकल फिनोमिना रनिंग ऑफ पर्सन के साथ मैंने यहाँ पर 5 क्वांटिटीज को लिखा था। उन 5 में से 4 को तो हम मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन फैटीग जैसे क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फैटीग एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको जस्ट सिंपली आप क्वांटिटी ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम फैटीग को फिजिकल फिनोमिना से रिलेट तो जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। और आपने यहाँ साफ साफ देखा है डेफिनेशन में, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या रखी गई है? एनी क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू एनी फिजिकल फिनोमिना एंड शुड बी मेजरेबल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी जिसका रिलेशन किसी ना किसी फिजिकल फिनोमिना से हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि उसको मेजर किया जा सके। अगर इन 2 कंडीशंस को, इन दोनों शर्तों को वो पूरा करता है तो हम कहेंगे कि वो चीज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इन दोनों में से वो किसी एक शर्त को नहीं पूरा कर पाता है तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं, उसको सिंपली क्वांटिटी कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बात समझ चुके हैं कि डिस्टेंस से लेकर एक्सेलरेशन तक के लोग, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये चारों लोग एक फिजिकल क्वांटिटी है। P स्टैंड फॉर फिजिकल, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आपका फैटीग सिर्फ क्वांटिटी है, सिर्फ Q है, फिजिकल क्वांटिटी उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो रनिंग ऑफ पर्सन जैसे फिजिकल फिनोमिना से रिलेट तो किया जा सकता है, लेकिन मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, जिस वजह से हम उसको फिजिकल क्वांटिटी की उपाधि नहीं दे सकते हैं। हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपके मन में 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड, आपके अगल बगल की दुनिया फिजिकल वर्ल्ड कहलाती है, फिजिकल फिनोमिना। तो इस अगल बगल की दुनिया में या इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट्स अकर होते हैं, कुछ भी आपको नजर आ जाए, उसको हम फिजिकल फिनोमिना कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो जब भी इस नेचर में कोई ना कोई इवेंट अगर होता है, कोई ना कोई फिजिकल फिनोमिना होता है, तो उस फिजिकल फिनोमिना के साथ कई सारी क्वांटिटीज रिलेट होने लगती हैं। उनमें से जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी, जिसे नहीं किया जा सकता है वो सिंपली
क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो ये बात आपके मन में रहना चाहिए कि आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी आपके वो क्वांटिटीज होते हैं जो किसी न किसी फिजिकल फिनोमेना के साथ रिलेशन रखें और उन्हें मेजर भी किया जा सके। इन तीन चीजों को समझने के बाद हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगली बात जरा हम लिख कर समझते हैं, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या फिनोमिना होता है हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा इस पर कंसंट्रेशन रखिए। एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दो टॉपिक के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल quantities have two important factors। तो अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, चैप्टर ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट हम करेंगे और मेजरमेंट करना क्या होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट के बेसिस पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसके पास जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है उसका यूनिट, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आप जरा एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखूंगा, P स्टैंड फॉर फिजिकल एंड Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू, वो बराबर होता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका यूनिट होता है। इन दोनों को अगर कंबाइन फॉर्म में लिखा जाए तो कंबाइन फॉर्म में इनको हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कंबाइनली कहा जाता है मैग्नीट्यूड। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कंबाइंड फॉर्म में मैग्नीट्यूड कहते हैं। यह आपको स्केलर और वेक्टर के स्टडी में थोड़ा हेल्प करेगा कि मैग्नीट्यूड क्या चीज होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। हम अभी इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में कोई इसका खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान कर रखेंगे तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। हमारा भी मेन फोकस होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आपका यूनिट होता है। तो हम जरा इसको एक एक कर डिफाइन कर लें। सबसे पहले हम यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि यूनिट क्या चीज होता है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यूनिट को डिफाइन करते हैं। कैसे यूनिट को डिफाइन किया जाए, तो यूनिट का डेफिनेशन आप जरा देखिएगा, फिर हम इसको समझ भी लेंगे। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ any physical quantity which is used to compare
which is used to compare with other values of same physical quantity is known as its यूनिट। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू कंपेयर विद अदर वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स यूनिट। तो यूनिट कैसे बनाया जाता है? जवाब यह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू तय की जाती है और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं उसके दूसरे वैल्यूज को उसी से कंपेयर करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, तो जरा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस ब्लैक बोर्ड का लेंथ मेजर करना है। मेरे पास ये स्केल था, मैंने कहा कि इस स्केल की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। 1 मीटर की स्केल मेरे पास दी गई, यानी कि लेंथ को नापने के लिए, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नापने के लिए मैंने कैसा यूनिट तय किया है, 1 मीटर का। अब 1 मीटर से मैं इसका लेंथ नापने जा रहा हूं। इसके पास भी लेंथ है, कितने की है, 1 मीटर की है। इसको मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना है। 1 मीटर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसको कैसे बनाया गया इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन अभी के लिए आप मानिए कि ये भी तो एक लेंथ ही है, 1 मीटर की लेंथ है और इसका भी लेंथ एक टाइप का लेंथ ही है, फिजिकल क्वांटिटी है वो भी। तो मैं इस लेंथ के रिस्पेक्ट में इसके लेंथ को क्या करने जा रहा हूँ, मेजर करने जा रहा हूँ, कंपेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इस मार्कर को लिया, एक बार रखा, फिर यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। तो हम कह सकते हैं कि इस बोर्ड का जो लेंथ है वो 8 मीटर है, क्योंकि मुझे 1 मीटर के स्केल को 8 टाइम्स यूज करना पड़ा। तो अगर मैं कहूं मैंने क्या किया, तो मैं कहूंगा मैंने 1 मीटर को इस बोर्ड के लेंथ से 8 टाइम कंपेयर किया। 8 बार मुझे उठा कर रखना पड़ा। तो इस यूनिट का यूज क्या है, तो इस यूनिट का यूज ये है कि हम इस यूनिट की मदद से इसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर कर जानेंगे कि वो इससे बड़ा है या फिर छोटा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड है वो इस 1 मीटर के स्केल से 8 टाइम्स क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी आई है, 8 मीटर आई है। अगर मैं अपने उंगली को नापने के लिए करूं तो ये मैंने रखा, इसके जस्ट आधे पर आ रहा है। तो मैं कहूंगा इसका जो लेंथ है, मेरे उंगली का जो लेंथ है वो कितना है, 1/2 मीटर है, 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। यानी कि इस स्केल के कंपैरिजन में मेरी उंगली कितनी है, आधी ही है। तो यूनिट का यूज यही होता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू तय कर लेते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड वैल्यू से आप उसी फिजिकल क्वांटिटीज के दूसरे वैल्यूज को क्या करते हैं, कंपेयर कर ये चेक करना चाहते हैं कि दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा है उससे या फिर कम है। तो इस चीज को यूनिट आप कह सकते हैं। अब एक बड़ी बात कि यूनिट कैसे बनाया गया। जैसे मैंने कहा कि लेंथ का यूनिट क्या रखा गया, 1 मीटर रखा गया, या मास का यूनिट क्या रखा गया, 1 किलोग्राम रखा गया। तो इनको कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से यूनिट का फॉर्मेशन किया जाता है और कौन वो लोग हैं जो यूनिट को बनाते हैं। तो जवाब है, यूनिट को बनाने वाला एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसे कहते हैं SI, अगर फुल फॉर्म कहें तो स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। उन्हीं की जिम्मेदारी है जो आए दिन नए नए यूनिट्स के ऊपर आपस में डिस्कशन करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। अच्छा लग गया तो आपके सिलेबस में आपके सर पर एक और यूनिट रख देते हैं, पढ़िए आप। अभी कम है उनके हिसाब से, तो थोड़े और पढ़ लीजिए, उनका इरादा है आपको और ज्यादा पढ़ाने का। तो यूनिट को स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम वाले तय कैसे करते हैं, उन्होंने 1 किलोग्राम कैसे बनाया, हम उतने ही वजन को 1 किलोग्राम कैसे मान रहे हैं। तो जरा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम किलोग्राम से इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन कैसे बनाई गई जरा समझिएगा। तो वेइंग म्यूजियम में एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि बना हुआ है इरिडियम और प्लेटिनम एलॉय से। इरिडियम एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक का
और प्लेटिनम भी आपका एक एलिमेंट है डी ब्लॉक का। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा स्टडी कर चुके होंगे, अभी आप 11th के स्टार्ट में हैं तो अभी आपको नहीं पता होगा उतना डिटेल में, लेकिन ये दोनों ही एलिमेंट डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो उसके बारे में भी समझेंगे, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इरिडियम और प्लेटिनम क्या होते हैं। ये काफी कॉस्टली मेटल्स हैं, दोनों काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, इरिडियम और प्लेटिनम दोनों ही, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इरिडियम और प्लेटिनम को मिक्स कर कर बना हुआ एक एलॉय है, जिस एलॉय का एक सिलेंडर रखा गया है वेन म्यूजियम में, और इसी इरिडियम और प्लेटिनम के सिलेंडर का जितना वेट पाया गया, जितना वेट इसका था, इसी वेट को कहा गया 1 किलोग्राम। तो यहां पर आपके पास ये रखा है और इसको कह दिया गया 1 kg। अब एक बड़ा सवाल कि इस इरिडियम और प्लेटिनम के ही सिलेंडर को क्यों 1 किलोग्राम कहा गया। साइंटिस्ट या जो ग्रुप ऑफ वहां पर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिलेंडर के अलावा और किसी चीज को 1 किलोग्राम क्यों नहीं कंसिडर किया। ऐसी क्या मजबूरी थी उनके पास कि उन्होंने इसी एलॉय के मिक्सचर को या इसी मेटल के मिक्सचर को उन्होंने 1 किलोग्राम कहना पसंद किया। तो एक बात समझिए, यूनिट का फॉर्मेशन एक आप कह सकते हैं बेसिक फिनोमिना है, एक शुरुआत है, और आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते थे। यूनिट तो कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो अपने घर में, आपकी मम्मी हर रोज एक नया यूनिट बनाती ही रहती है। कैसे? तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस से आंटी उठकर आती हैं और आपकी मम्मी से कहती हैं कि आपके मम्मी से कहती हैं कि भाभी जी चीनी खत्म हो गया है और उनका चाय पीने का मन है, तो 1 कटोरी चाय दे दिया, एक कटोरी चीनी दे दी जाए। तो 1 कटोरी चीनी देने की बात जब कही जाएगी तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? 1 कटोरी उठाएंगी, उस कटोरी से बढ़िया चीनी को नापेंगी और लेवल बराबर करेंगी, और लेवल बराबर कर कर आंटी जी को थमा देंगी, आंटी जी लेकर जाएंगी। आपकी मम्मी अब याद कर लेंगी कि किस कटोरी से चीनी दिया गया है, ताकि हमें चीनी कम ना मिले। ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कम ना मिले। तो आपकी मम्मी का इरादा बन चुका है कि हाँ, उसी कटोरी को याद रखना है। अच्छा, जो आंटी जी चीनी लेकर गई वो भी यही याद रखेंगी कि भाभी जी ने किस कटोरी में मुझे चीनी दिया है, ताकि उनको वापस करते वक्त उसी से दिया जाए, ताकि ज़्यादा ना चला जाए, कम भले चला जाए। तो दोनों तरफ इस सावधानी को बरती जा रही है। अगले दिन आंटी जी ने चीनी खरीदा और वो आपके घर पर आई, आपकी मम्मी से उन्होंने कहा कि भाभी जी चीनी मैं खरीद कर लाई हूँ, आप अपना हिस्सा वापस ले लीजिए जो आपने कल मुझे पे किया था। आपकी मम्मी ने वही कटोरी निकाला और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी नाप कर रख लिया, बाकी की चीनी आंटी जी लेकर चली गई। अब आप इस एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं? इस एग्जाम्पल से समझने की बात यह है कि आपके मम्मी ने वहां पर एक नए यूनिट को फॉर्म कर दिया। उन्होंने कटोरी को एज अ यूनिट इस्तेमाल किया। 1 कटोरी चीनी उन्होंने क्या किया है? डोनेट किया है आंटी जी को, और जब वापस लिया है तब भी उसी से लिया है। तो उन्होंने चीनी को मेजर करने के लिए जो वहां पर यूनिट इस्तेमाल किया है वो क्या है आपका? उस कटोरी को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हम उस कटोरी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं अपने फिजिक्स के बुक में, इन सब जगहों पर? तो जवाब है, थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कहने में अजीब लगेगा कि 4 कटोरी के मास के बराबर का ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, तो आप इसका मोमेंटम बता दें, गड़बड़ लगेगा। तो उसकी एनालॉजी फिर हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग अपने लेवल पर अपने तरीके से यूनिट्स बना लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम वैसे ही नाप लेते हैं। आप अगर थोड़ा खेत वगैरह का मेजरमेंट करना जानते हो तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट तो मीटर को बताता है कि लेंथ को जब भी नापना हो आप मीटर में नापिए। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे जो गांव के इलाके से बिलोंग करते होंगे, उन्हें पता होगा कि खेत का मेजरमेंट मीटर में नहीं किया जाता है। मैक्सिमम टाइम अगर रोड की जमीन है तो उसको स्क्वायर फुट में बेचा जाता है, अगर रोड से हटकर जमीन है तो उसे बिस्वा बीघा में बेचा जाता है। तो ये सारे यूनिट्स कहाँ के हैं? ये पारंपरिक हैं, जो पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। हम उसको वैसे का वैसे यूज करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग हैं, आप खेत की नपाई करने जाते होंगे तो उससे लट्ठे में भी नाप लेते हैं कि एक लट्ठे के बराबर की चौड़ाई वाला खेत है, ये 4 लट्ठे के चौड़ाई के बराबर का खेत है। लेकिन हम फिजिक्स की किताबों में इसका यूज नहीं करते हैं। तो बड़ा सवाल है, क्यों नहीं करते हैं? क्या यूनिट्स बेकार है? जवाब है, बेकार नहीं है।
लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक यूपी का लड़का है जो अच्छा खासा पैसा कमाकर जॉब लेकर अमेरिका चला गया रहने के लिए, अब वहाँ जमीन खरीद रहा है, वो उनसे कह रहा है कि 4 लट्ठे की चौड़ाई वाली जमीन दे दो, तो वो अंग्रेज आपका मुंह देखेगा, आप उसका मुंह देखेंगे, ना उसे कुछ समझ में आएगा ना आपको कुछ समझ में आएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि आप ऐसे यूनिट सिस्टम को या एक ऐसा यूनिट सिस्टम जो सिर्फ आपके लोकेलिटी में फॉलो किया जाता हो उसको आप हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे। यही रीजन था कि स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ने ये विचार बनाया, ये उन्होंने मन बनाया कि हम किसी भी तरीके से एक नया यूनिट सिस्टम लेकर आते हैं जिसको और कोई भले ना फॉलो करे लेकिन कम से कम साइंस पढ़ने वाले लोग तो फॉलो करें, वो तो यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट कर रखें। अगर दो साइंस वाले आपस में बात करें तो वो अगर 1 मीटर कहें तो उनको समझ में तुरंत आ जाए अच्छा ये 1 मीटर की बात कर रहा है जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ने ये तय करना शुरू किया कि यार हमें एक फिक्स यूनिट सिस्टम की जरूरत है जिसे फिजिक्स पढ़ने वाले लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उनके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे कि यार अब की बार मैं क्या इस्तेमाल करूं, मीटर इस्तेमाल करूं या सेंटीमीटर इस्तेमाल करूं या किलोमीटर इस्तेमाल करूं या फिर बित्ता इस्तेमाल कर लें। अपने आप को नापने के लिए बित्ता भी इस्तेमाल किया जाता है, 2 बित्ते की सामान है। तो आप इन सारे कंफ्यूजन से बचने के लिए ही यूनिट सिस्टम को इंक्लूड कर लाते हैं। अब हमने देखा कि यूनिट तो कोई भी बना सकता है, उन साइंटिस्ट के ग्रुप ने भी यूनिट बनाया 1 किलोग्राम। किससे बनाया उन्होंने? इरिडियम और प्लेटिनम के एलॉय से। उस म्यूजियम में रखा हुआ इरिडियम प्लेटिनम का जो एलॉय है उसका जितना वेट है उसमें उन्होंने उसी को 1 किलोग्राम कहा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है आपके मन में कि इसी को क्यों चुना? तो मैंने अभी आपसे कहा यूनिट तो कोई भी चुन सकता था, उनके पास भी ऑप्शन था, वो इसको ना चुनकर अगर हाथी के वजन को 1 किलोग्राम कहते तो आज हम वही पढ़ रहे होते। लेकिन फिर आप सवाल यही उठाते कि भैया उन्होंने एलिफेंट के वेट को ही क्यों 1 किलोग्राम माना और किसी चीज को क्यों नहीं माना? तो उन्हें किसी एक चीज को तो चूज करना ही था। वो जिस एक चीज को 1 किलोग्राम मानते वहीं से उनको शुरुआत करनी थी। जिस चीज से वो 1 किलोग्राम को मानते आप उस पर जरूर सवाल उठाते कि इसी को क्यों चुना गया। तो जवाब ये है कि भैया उसी को चुनने का पर्पज ये था कि ये कुछ कंडीशंस पर थोड़ा अच्छा साबित हुआ होगा। क्यों ये अच्छा साबित हुआ होगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम जब 1 किलोग्राम की हम डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके मन में होना चाहिए, और क्या और किसी के पास अच्छे फैक्टर नहीं रहे होंगे, लेकिन बात यही है कि वो किसी भी चीज को चूज कर सकते थे और फिर भी आप यही सवाल उठाते कि उसी को क्यों चुना गया। उन्होंने ब्लू व्हेल के वेट को अगर 1 किलोग्राम कहा होता तो भी आप यही पूछते कि ब्लू व्हेल ही क्यों? वो तो चींटी के वजन को भी 1 किलोग्राम कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे। अगर कहते तो आज हम वही पढ़ रहे होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इरिडियम और प्लेटिनम के उस सिलेंडर को 1 किलोग्राम कहा और आज हम उसी को 1 किलोग्राम के तौर पर पढ़ते हैं। हम यही जानते हैं कि यही आपका 1 किलोग्राम है। अच्छा, फिर बाकी के यूनिट्स इससे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं जरा बात समझिएगा। जैसे हम इससे छोटे पर जाएं तो इस इरिडियम प्लेटिनम के सिलेंडर के ऊपर आप चाकू चलाइए। चाकू चलाकर इसके 1000 इक्वल पार्ट्स करिए, यानी कि सिलेंडर को ऐसे डिवाइड करिए कि इसके कितने इक्वल पार्ट्स हो जाएं? 1000 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 1000 इक्वल पार्ट्स। तो इस सिलेंडर को मैंने 1000 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसके एक पार्ट, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, सिर्फ एक को, हर 1000 इक्वल पार्ट में से किसी एक को हम क्या कहेंगे? 1 ग्राम कहेंगे। तो 1 ग्राम उन्होंने कैसे बनाया? इरिडियम प्लेटिनम का जो सिलेंडर था उसके 1000 इक्वल पार्ट्स किए और 1000 इक्वल पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट था उसको उन्होंने क्या कहा? 1 ग्राम कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम कितने के इक्विवेलेंट होता है? 1000 ग्राम की, यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप इनमें से किसी एक को उठा लीजिए। जैसे 1000 पार्ट्स हो गए हैं, इनमें से किसी एक पार्ट को उठाइए, सबको नहीं कह रहे, किसी एक को, किसी एक पार्ट को उठाइए और उसके भी 1000 इक्वल पार्ट कर डालिए। ये लो मैंने कर दिया। फिर से 1000 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 1000 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स, E and P है ना। तो अब ये इक्वल पार्ट्स हो गए। इनमें से हर इक्वल पार्ट को क्या कहा जाएगा? 1 मिलीग्राम।
यानी कि 1 ग्राम के एक टुकड़े को उठाइए और उसके भी 1000 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 मिलीग्राम। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। आप इसके आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो मैं बताया आपको 1 किलोग्राम से छोटे वाले यूनिट कैसे बनाएंगे, बड़े वाले ही बना सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि इरिडियम प्लैटिनम के आप 100 सिलेंडर्स ले लीजिए, 100 सिलेंडर्स ऑफ इरिडियम एंड प्लैटिनम एलॉय, 100 सिलेंडर्स ऑफ इरिडियम एंड प्लैटिनम एलॉय, यानी कि ये सिलेंडर ऐसे रखते चले जाइए, कितने 100। अगर आप 100 सिलेंडर्स को एक जगह इकट्ठा कर रख देंगे तो जितना मास इकट्ठा होगा उसको उन्होंने क्या कहा 1 क्विंटल। तो आप कह सकते हैं कि 1 क्विंटल जो होता है वो कितने के बराबर होता है 1000 केजी के बराबर होता है। एक और यूनिट आप किलोग्राम का जानते होंगे। अगर इन्हीं 100 की बजाय आप 1000 सिलेंडर इरिडियम प्लैटिनम के इकट्ठा कर दें, कितने सिलेंडर 1000, तो इस 1000 ऑफ सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 1 टन। तो आप कह सकते हैं 1 टन कितने के बराबर होता है, और यहां पर आप जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1 क्विंटल 1000 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम होता है। 100 सिलेंडर का वजन 100 किलोग्राम होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो इस तरीके से देखिए, एक यूनिट उन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू चुनी और उसी स्टैंडर्ड वैल्यू के यूनिट से उन्होंने बाकी के उसके यूनिट्स क्या कर दिए, डिराइव कर दिए। उन्होंने इरिडियम प्लैटिनम का एक सिस्टम चूज किया और उस सिस्टम को चूज करने के बाद, उस सिस्टम को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अगर उसके 1000 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए तो उसका एक पार्ट 1 ग्राम कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है 1000 ग्राम के। इसी तरीके से किसी एक पार्ट को उठाकर आप तोड़ देंगे तो 1000 इक्वल पार्ट जो रहेंगे वो किसके इक्विवेलेंट होगा 1 मिलीग्राम के। और अगर आप इसके बड़े यूनिट्स को बनाना चाहते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे कहने का पर्पस ये है कि यूनिट सिस्टम को बनाने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों को दी जा सकती है, किसी एक को दी जा सकती है और वो अपने मन मुताबिक चूज भी कर सकता है। जैसा कि साइंटिस्ट के ग्रुप ने 1 किलोग्राम के लिए इरिडियम और प्लैटिनम के सिलेंडर को चूज किया। उनके पास ऑप्शन और भी थे, वो और भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्हें यही अच्छा लग गया होगा इसलिए उन्होंने इसी को चूज किया और इसके बिहाफ पर उन्होंने इसको आगे प्रोसीड किया। हम आगे इसके और डेफिनेशन को भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको यूनिट समझना है। अब यूनिट जैसे आपने बना लिया, हमने देखा यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में हम उसके बाकी के वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास 1 किलोग्राम है, उस 1 किलोग्राम की मदद से अब आप किलोग्राम के बाकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 किलो चावल ले आइए, 1 किलोग्राम आपके पास है, तो वो 10 किलोग्राम चावल को वेट करने के लिए आपको उस 1 किलोग्राम को कितने बार यूज करना पड़ेगा, 10 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। यानी कि वो 10 किलोग्राम का राइस आपके उस 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। कंपेयर कर बताने वाली बात है। तो ये बात किसकी हो गई, यूनिट की। यूनिट अगर हम लोग को समझ में आ जाता है तो हम अगले पॉइंट पर बढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तक हम लोग जाएंगे, उसके पहले जरा हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट क्या होता है इसको हमने समझने की कोशिश की है। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसका यूज उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट the repetition of unit
इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जवाब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है, इट रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ यूनिट इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू का रोल क्या होता है, तो जवाब है इसका रोल ये होता है कि आपको बताने की कोशिश करता है कि मेजरमेंट में आपने यूनिट को कितने बार रिपीट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे, जैसे किसी टेबल का लेंथ, हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ टेबल इज 5 मीटर, यानी कि आप लिखेंगे लेंथ क्या है आपका, तो वो है 5 मीटर। आप यहां देख सकते हैं लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, PQ, P स्टैंड फॉर फिजिकल, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, और ये 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, NB न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर आप सभी जानते हैं क्या है, यूनिट है। तो अगर आप ये समझें कि इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया है, तो मीटर वाला। अब आपको मैंने 1 मीटर का स्केल दिया, आपने उस टेबल को मेजर किया, उस टेबल की लेंथ आपको 5 मीटर मिली, उस 5 को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने 1 मीटर के स्केल को 5 बार यूज किया होगा, तब आप कह रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। तो यूनिट तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताता है कि आप उस यूनिट को उसके दूसरे वैल्यू से कंपेयर करते वक्त उसका कितनी बार यूज करने वाले हैं, यानी कि उस यूनिट को कंपैरिजन के लिए आप कितने टाइम्स यूज करेंगे। इसका अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू के पास जाइए, और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताएगा कि मीटर वाले यूनिट का यूज यहाँ पर कितने टाइम्स किया गया है। यानी कि अगर इसका लेंथ 5 मीटर होता, मेरे पास 1 मीटर की स्केल होती, तो मुझे इस 5 मीटर को नापने के लिए इसको कितने बार उठाकर रखना पड़ता, 5 टाइम्स। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यही बताने की कोशिश करता है कि जब आप मेजरमेंट में किसी यूनिट की मदद से, किसी यूनिट के हेल्प से उसके दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने जाते हैं, तो कंपैरिजन में आप यूनिट को कितने टाइम्स यूज करने वाले हैं, ये बताने की जिम्मेदारी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू की होती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताता है कि आप यूनिट का यूज कितनी बार करने वाले हैं। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे वैल्यूज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यूनिट को कोई भी फॉर्म कर सकता है, आपके मन में रहना चाहिए। यूनिट को फॉर्म करने के लिए आप भी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग तो हर रोज एक नए टाइप का यूनिट बनाते ही रहते हैं, अलग अलग टाइप के यूनिट्स को हम लोग हर रोज फॉर्म भी करते रहते हैं। वो अलग बात है कि हम उसको फिजिक्स की किताबों में यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमारे अपने खुद के यूनिट सिस्टम चलते हैं। क्या उन यूनिट सिस्टम को बनाते वक्त हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं? जैसे आपकी मम्मी ने उस कटोरी से चीनी देते वक्त ये सोचा कि ये कटोरी ही क्यों, इस कटोरी की बजाय मैं किसी और कटोरी को इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन जब वो दूसरे कटोरी को इस्तेमाल कर रही होंगी तब भी आप सवाल उठा सकते हैं कि मम्मी यही वाली कटोरी क्यों, आप किसी और कटोरी को यूज क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये फिर क्वेश्चन आपके अगल बगल लगातार घूमता रहेगा, इसका कोई प्रॉपर आंसर आपके पास नहीं, क्योंकि जब आपके पास फर्स्ट चॉइस चूज करने की प्रोबेबिलिटी आती है, चांस आता है, तो उसमें आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। आप उसमें उसका कोई रीजन नहीं दे सकते हैं कि मैं इसी को क्यों चुन रहा हूँ। अब ये हो सकता है कटोरी का शेप साइज आपको पसंद आ जाए तो आप उसके हिसाब से चूज करें, वही सारे फैक्टर होते हैं। इरिडियम प्लैटिनम को चुनने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। तो आप अभी तक क्या समझे हैं इस चैप्टर में? हम लोगों ने क्या समझा है? फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल फिनोमिना, उसी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी इवेंट क्या कहलाता है, फिजिकल फिनोमिना कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल फिनोमिना से लिंक होने वाला कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल
क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी की सबसे जरूरी बात, दो कंडीशन पूरा होना चाहिए, उसका रिलेशन किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी से होना चाहिए, साथ ही साथ उसे फिजिकल फिनोमिना से होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे मेजर किया जा सके, तभी हम उसको क्या कह पाएंगे, फिजिकल फिनोमिना फिजिकल क्वांटिटी कह पाएंगे। तो ये बात आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसका यूज हम अलग अलग तरह के उसी फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेरिजन में आप यूनिट का कितने बार इस्तेमाल करने वाले हैं, कितने बार यूज करने वाले हैं, इसका ज्ञान आपको चाहिए। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से हेल्प लेनी चाहिए, वो आपको बताएगा कि उसने यूनिट का यूज उसके अंदर कितनी बार किया है। तो यहाँ तक अगर आप समझे हैं तो हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में इसके बारे में समझेंगे। तो आप इतना रिवाइज करिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं।